वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। जनाब, प्रोग्राम का ये जो सेगमेंट है बहुत ही ख़ास है, बड़ा मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि इसमें आपकी नफ्सियात से जुड़े जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों में ये आगाही उनको फराहम की जाए इस हवाले से कि जो नफ्सियात के मसाइल हैं, इसके लिए भी इन मामलात को संजीदा लेने की ज़रूरत है। अमूमन होता ही है। सेगमेंट का मकसद जो है, ये मैं इसलिए दोहरा देता हूँ हमेशा प्रोग्राम की इब्तिदा में, कि लोगों को बात ये समझ में आए। किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर से रुजू करते हैं, होना तो यही चाहिए। पाकिस्तान में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लोग ख़ुद से इलाज करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ख़ुद से डॉक्टरी करने की कोशिश करते हैं, मगर ये कि डॉक्टर को दिखा देना ज़्यादा बेहतर है, और कुछ लोग ऐसा यकीनन करते भी होंगे। मगर ये कि जब नफ्सियात से जुड़े मामलात का मामला आता है तो डॉक्टर को दिखाने से हमेशा गुरेज़ा होता है। और उसकी वजह यह है कि हमारे समाज में अगर कोई शख्स नफ्सियात के डॉक्टर से रुजू करता है तो उसको लामहला फिर नफ्सियाती समझा जाता है, और ये नफ्सियाती की जो इस्तिलाह है ये पागलपन से इसको जोड़ दी जाती है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस वक्त नफ्सियात के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। कुछ ऐसे अमराज हैं जो पैदा होने के साथ ही जन्म लेते हैं और सारी ज़िंदगी उनके साथ ही वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, मगर कभी ये कोशिश नहीं करते कि डॉक्टर से रुजू करें और उस मसले को हल करने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ जो लोग ये कर रहे हैं वाक़तन उनको बड़े बेहतर नताइज मिले हैं, बल्कि बहुत बेहतर नताइज उनको मिल रहे हैं, और वो ऐसे मसाइल से भी छुटकारा हासिल कर लेते हैं जिसको वो शायद समझते हैं कि हम शायद इसी अपनी जो फितरत है या कैफियत है या जो भी आप इसको नाम दीजिए, इसके साथ पैदा हुए हैं और ये कभी भी ठीक नहीं हो सकेगी। तो इस मौजू पर हम कोशिश करते हैं कि आज के रोज़ जो है वो बात की जाए सेगमेंट में। और हमारे साथ डॉक्टर शफीक यासीन, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं और जो एक बड़ा नफ्सियाती जो मरकज़ है बहाली का, मसाइल को हल करने का एक हॉस्पिटल है, वो चला रहे हैं यासीन नफ्सियाती अस्पताल के नाम से। वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं। आज वो क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उनकी टीम के एक मेंबर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ज़फ़ार मंसूर साहब। उनको हमने यहाँ मदू का रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और सेगमेंट का मकसद तो यकीनन आपको अब समझ में आ चुका होगा कि जी किस लिए जी इसको जी। करने का मकसद ये है कि एक अवेयरनेस सोशल क्रिएट की जाए, उनको बताया जाए लोगों को जो इन मामलात को संजीदा नहीं लेते हैं। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि हर दूसरा शख्स जो है वो किसी न किसी नफ्सियाती मसले का शिकार है। वो चाहे तनाव की शक्ल में है, स्ट्रेस की शक्ल में है, या और एनजाइटी की शक्ल में है, या दीगर वजूहत की वजह से। मगर ये कि वो कल्चर अभी तक डेवलप नहीं हो सका है। एक तो वजह मैंने बयान की है। दूसरी बात क्या समझ में आती है डॉक्टर साहब, और क्या वाक़तन ये मसाइल, ताकि लोगों को पता चले ज़रा कि ये हल हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ तो आपके बाय बर्थ आपके साथ इश्यूज़ होते हैं, कुछ आगे जाके लेटर ऑन डेवलप हो सकते हैं। तो क्या इनको ठीक किया जा सकता है? यहाँ से चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करें जी। बिल्कुल ठीक किए जा सकते हैं। लोगों को इस चीज़ की पता नहीं क्यों अवेयरनेस नहीं आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोगों की बिलीव्स होती है। आई डू हम्म। अंडरस्टैंड दैट कोई हम्म। लोग मतलब दवाइयों पे इतना एतबार नहीं करते, होम्योपैथिक पे एतबार करते हैं, कुछ हम्म। लोग हर्बल पे एतबार करते हैं, कुछ लोग बस ये मौलवी वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा एतबार हम्म। करते हैं। हम्म। तो मतलब उनके पास आसानी से चले जाएंगे अपने मसले लेके, डॉक्टर के पास एक दफ़ा भी नहीं जाएंगे कि राइट। क्या ये मसला जेन्युइन है नहीं है। हम्म। कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, सालों साल से मेंटली इल होते हैं और हम्म। इतने शिद्दत के होते हैं, कमरे में अपने आप को बंद किया हुआ है, हम्म। किसी से बात नहीं करते, खाना आधी रोटी खाते हैं, वो भी पूरे दिन में एक वक्त का, कितना कम है और जिस्म के लिए नुकसानदेह चीज़ है ये। एग्जैक्टली। ऐसे सालों साल से कर रहे हैं, ना हम्म। काम करते हैं ना किसी चीज़ का ख्याल करते हैं, अपना ख्याल तक खुद नहीं करते वो, और कहते हैं कि जब मैं उनको कहता हूँ कि भाई ये इतना ज़्यादा हुआ हुआ है, उससे फिर मैं अकेले में बात करता हूँ, हम्म। मैं देखता हम्म। हूँ कि वो अपने आप को कट्स भी लगा रहा होता है अकेले में, बिल्कुल ऐसे थॉट्स भी आ लाइटर रहे होते हैं। माचिस लेके अपने आप को जला रहा होता है वो अंधेरे में अकेले कमरे में, उसको आवाज़ें आ रही हैं, हेलुसिनेशंस हो रही हैं, बिल्कुल। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हम्म। उसको हो रही है। बेशक वो किसी के सामने उन हेलुसिनेशन से बात नहीं कर रहा है, लेकिन अकेले कमरे में तो बात कर रहा है ना। हम्म। जब मैं घर वालों को बोलता हूँ नहीं इसके साथ मसला है हम्म। और आप लोग को इसको एडमिट करवाना चाहिए या फिर इसको मेडिकेशंस ओपीडी बेसिस पे भी ट्राई कर सकते हैं, हम्म। लेकिन बात थोड़ी आगे निकल गई है। हम्म। इसको इट्स बेटर, बेहतर मशवरा ये है कि हम्म। इसको एडमिट करवा के कर लें। वो कह यही बोलते हैं कि नहीं इसके साथ ऐसा कोई मसला थोड़ी है।
बिल्कुल ठीक है, ऐसे आइसोलेशन का पागल शिकार थोड़ी तो ना। कोई भी हो सकता है, हाँ, ज़ाहिर है कोई भी वजह हो सकती है। एग्जैक्टली। लोगों की नज़र में जो नफ्सियात है ना, द डेफिनेशन ऑफ नफ्सियाती इलनेस या नफ्सियाती मसला, लोगों के दिमाग में डेफिनेशन ये है कि अपने आप से बात कर रहा है, दीवारों पे सर मार रहा है, सबको पूरे घर में रैंडम लोगों को मार रहा है, दुश्मन समझ रहा है, और पैसे। एक कंडीशन होता है इन साइकियाट्रिक इलनेसेस, मीनिया। मीनिया में एक सब कंडीशन आती है जिसमें बंदा एक्सेसिव स्पेंडिंग करता है। जब वो करने लगता है ना, फिर घर वाले फौरन लाते हैं ये ओवर स्पेंडिंग हो रही है, हमारा बजट खराब हो रहा है। कि हमारा एग्जैक्टली। बजट खराब हो रहा है, उस वक्त में लोग फौरन लाते हैं, जब वरना मॉनेटरी अफेयर उसके साथ जुड़ जाता है, वेरी राइट, बिल्कुल। उस पे लोग फौरन ले आते हैं। लेकिन वैसे जो चुपचाप बंदा अकेले घर में होता है उसको नहीं लाते। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि साइकियाट्रिक इलनेसेस में जो नफ्सियात के होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि आप दीवार पे सर मार रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे। स्मॉल बैटल्स थ्रू आउट द डे, आपको दिन गुजारने में बहुत मुश्किल हो रही है, आपको कहीं किसी से जाके बात करना है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, आपके हाथ कांप रहे हैं करने से, ये भी एंजाइटी का हिस्सा होता है। एग्जैक्टली। साइकाइट्री सिर्फ इसलिए नहीं होती कि बड़े मसलों को हल करे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एग्जैक्टली मैं इस पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि पूरी दुनिया में भी कल्चर डेवलप हो चुका है। पहले यकीनन यही चीज़ हुआ करती थी, इसको एसोसिएट करते थे, अगर कोई इस तरह का मसला आपके साथ है तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। बट अब पूरी दुनिया में इस जो नफ्सियात का डॉक्टर है ना, इससे असिस्टेंस ली जाती है। बहुत सारे कॉर्पोरेट जो इदारे हैं वहाँ पर भी बुलाया जाता है कि ये जो वर्कर्स हैं इनकी नफ्सियात के ऊपर काम करके उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। वो इस हद तक इसको जो है वो कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो भी बड़ी बेसिक चीज़ों के ऊपर, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कोई मसला होता है तो वो सबके पास चले जाएंगे, सिवाय उसके कि जिसका काम है इसको ठीक करना, वो हर उस शख्स के पास जाएंगे जिससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यू आर वेरी राइट कि अब इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होती है। अच्छा, ये हम लोग रोज़ाना ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, मगर इस चीज़ को आज तक नहीं अंडरस्टैंड कर सके कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन हाइपर एग्रेशन सबसे ज़्यादा आपकी सोसाइटी में पाया जाता है। हर दूसरा शख्स वो है, वो कहते हैं जी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ पर एग्रेसिव होना इट्स क्वाइट नेचुरल। क्या ये बात सही है? अंडरस्टैंड कर लें कि हाइपर एग्रेशन उठा के घर वालों को मारना शुरू कर देते हैं। इतने सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनका जो रिलेशन है वो इसी वजह से ख़राब हो रहा है। वो कहते हैं जी इट्स वेरी नॉर्मल। वो अक्सर आप उनके पेरेंट्स से पूछेंगे, कहेंगे कि ही वाज और शी वाज बोर्न लाइक दैट, इस तरह पैदा हुई थे, तो इसको कोई ठीक नहीं कर सकते। जी प्लीज़ डॉक्टर, आपके पास इंटरेस्टिंग केसेस आते होंगे। ये तो आपने इतनी सही बात बोल दी, लोगों को ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हुआ हुआ है। असल में एक ये भी होता है कि छोटी छोटी बच्चियों को, जैसे मैं किसी पेशेंट को ऑब्वियसली फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज जी नाम जी। तो नहीं लूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ ही दिन पहले एक बाप बेटी को लाया। अब उस बेटी को लाया था कि ये नफसियाती हो गई, घर के काम नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, ये मैं इसको जो बोलता हूँ कहना नहीं मानती। फिर मैंने बाप से बात की, वो फादर अपनी सिस्टर के साथ आई थी, मदर नहीं थी बच्ची की, फादर थे, पप्पो थी और बेटी खुद थी। राइट। फादर से बात की, पप्पो से बात की, बेटी से बात की मैंने। फिर सबसे बात करने के बाद फिर मैंने अलग से पप्पो से भी बात की अकेले में, और फिर मैंने परमिशन लिया कि अगर आपकी इजाज़त है तो आपकी बेटी से अकेले में बात कर लूं, या फिर मैं किसी को कमरे में बिठा दूं, शेपरोन। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बोला नहीं, हमें कोई मसला नहीं है, आप बेटी से अकेले में भी बात कर सकते हो। उनसे इजाज़त लेके बेटी से बात की, तो जब बेटी ने मुझे बातें खुल के बताई ना, तो फिर मैंने पप्पो को वापस बुलाया। मैंने बोला ऐसा ऐसा है, उन्होंने बोला हाँ है। अब एक बाप बेटी को गुस्से में सर लेके दीवार पे मारेगा, एक 14 साल की बच्ची से वाइफ लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहेगा, कहाँ कोप कर पाएगी? नहीं। अब वो यही मिसाल दे रहे हैं कि मेरी बहन ने अपने वक्त पे तो किया। मैंने उसको यही मिसाल दिया, एक पतीली ले ले, उसमें पानी है, चूल्हे पे है वो, दैट पानी इन पतीली इज द एनवायरनमेंट। उसमें आपने एक आलू डाल दिया, जी। उसमें आपने एक अंडा डाल दिया, उसमें आपने 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर डाल दिया। बिल्कुल ठीक है। आलू क्या होगा? पोटैटो विल गेट सॉफ्ट, बिल्कुल मैश ठीक है। पोटैटो बन जाएगा। अंडा क्या होगा? हार्ड सख्त हो हो जाएगा। जाएगा, बॉइल्ड पोटैटो हो जाएगा। चीनी को क्या होगा? वो घुल जाएगा।
वो जो ऑब्जेक्ट्स उसमें डाले थे वो एक ही घर के, एक ही फैमिली के लोग हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज के। बहुत अच्छा एवरीवन रिएक्ट्स टू देयर एनवायरनमेंट डिफरेंटली। एग्जाम्पल। यही तो हमारी साइकोलॉजी फॉर्म होती है। फिर और मैंने फादर को भी बुला के मैंने चीज़ें कंफर्म की, तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा है। तो फिर मैंने इन दी एंड बोला कि मसला बेटी के साथ इतना नहीं है जितना मसला आपके साथ है। कह रहे हैं मैं तो बेटी को दिखाने आए थे, उसकी फीस दी थी, आप तो मुझे उल्टा दवाई दे रहे हैं। जी। मैंने बोला नहीं, बेटी को स्ट्रेस है एनवायरमेंटल की एग्जैक्टली। एनवायरनमेंट की वजह से वो इस तरीके से जा रही है, लेकिन मेन मसला आप है। आप सही होंगे तो बेटी ऑटोमेटिकली देखना सही बेहतर हो जाएगी। खैर उनको काफ़ी तकरीबन हाफ एन आवर लगा इस चीज़ को राज़ी करने के लिए, लेकिन वो आखिरकार मान गए, लेकिन इस शर्त पे कि बेटी को भी दवाइयाँ देंगे आप। बेटी को मैंने हल्की फुल्की मल्टीवाइटामिन्स वगैरह बिल्कुल ठीक करके है, दे बिल्कुल दिए ठीक है, उसको, ये स्मार्ट मूव है, यही होना चाहिए। और फिर उनको दे दिया। और उसके बाद वो फॉलो अप करने के लिए आए तो अल्हम्दुलिल्लाह मामलात काफ़ी बेहतर हो गए थे, काफ़ी बेहतर हो गए थे। तो एग्जैक्टली। ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। दैट कंसल्टेशन टुक मी 1.5 hour इन टोटल, 1.5 hour। एग्जैक्टली, पूरा आपने केस को स्टडी किया, इन्वेस्टिगेट किया उसको डायग्नोस करने के लिए, और फिर हाँ। सही आपके पास जो है वो पेशेंट आया। पेशेंट जो था एक्चुअली, सब्जेक्ट जो था वो था जो ये इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा था। तो ये देखें, अब इसको बताने का मकसद ये सुनने वालों के लिए मैसेज ये है कि यही हमारे साथ भी हो रहा है। हम अपने इन्वायरमेंट में देखें, चलें घर की तरफ देखें, इन्वायरमेंट को छोड़ दें, हमें तो ज़्यादा इंटरफेयर करने की आदत होती है ना लोगों की लाइफ में। ज़रा अपनी तरफ देखें हो क्या रहा है। क्या ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे एटीट्यूड की वजह से कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उससे परेशान हैं और हमें नहीं अंदाज़ा होता है इस बात का, हमें बड़ा नॉर्मल लगता है ऊंची आवाज़ में बात करना, बात बात पे इस तरह वो करना, लड़ना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है अगर बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ठीक रहें। अब बच्चों की तरफ आता हूँ। आजकल सबसे मुश्किल जो काम हो चुका है ना पेरेंट्स के लिए भी, वो उनकी मेंटालिटी को सही तरह से काम करवाना, इंटैक्ट रखना, उनको डाइवर्जन्स इतनी सारी आ गई हैं इनसे दूर रखना, फिर सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करना, ये सारी चीज़ें अब उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया। वो कहते हैं बच्चा आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं, सारा सारा दिन अपने सेल फोन में, टैबलेट्स में लगे रहते हैं। अब बच्चों का केस स्टडी करना और उन पे काम करना, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, और यहाँ पे मेरे ख्याल में पेरेंट्स ज़्यादा निकल रहे होंगे। प्लीज़ कोई ऐसा हो अगर तजर्बा ज़रूर बताएं। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ में जो मतलब बिगेस्ट पीस ऑफ एडवाइस मैं दूंगा सारे पेरेंट्स को, अपने बच्चों को मोबाइल एक एज तक नहीं दें। बिल्कुल ठीक है। बच्चा आपका खाना नहीं खाता जब तक उसको मोबाइल ना ना, दे। ये अक्सर बिल्कुल पेरेंट्स ऐसा ही मुझे है, एक रीज़न बिल्कुल ऐसा देते ही हैं कि वो अगर हम उसको मोबाइल लगा आप के नहीं हटा दें देंगे वो वो खाना खाना ही भी नहीं छोड़ देता खाएगा है। वो। और कब तक नहीं खाएगा? एक दिन नहीं खाएगा, दूसरे दिन खाएगा ही खाएगा। बच्चा है वो, ही डजंट नो एनी बेटर। उसको बेहतर ये थोड़ी बात है कि क्या चीज़ बेहतर है क्या चीज़ बेहतर नहीं है, लेकिन बच्चों पे थोड़ा सा सख्ती रखें। मोबाइल इंफॉर्मेशन, हम अपने बचपन की बात करें, हम बाहर खेलते थे, हमें पास वो बच्चों वाली लॉजिक्स थी। अब बच्चों के पास एक्चुअल लॉजिक है, सवाल जवाब करते हैं। ये एग्जैक्टली। उनके मेंटल हेल्थ के लिए इतना सही बात नहीं है। ये टू मच इन्फॉर्मेशन एट सच ए यंग एज, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि सही क्या है गलत क्या गलत है। क्या है। हमारे माँ बाप ने हमें क्या किया, मतलब एक एज तक सही गलत सिखाया, फिर जब हम दुनिया में गए उन्होंने बोला सही तुम्हें पता है गलत तुम्हें पता है, आगे एग्जैक्टली। मर्जी तुम्हारी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल साथ में राइट। कहीं थोड़ा सा अगर गलत की तरफ गए, ये नहीं कि पकड़ के जबरदस्ती किया, नच किया हमें कि नहीं देखो ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है, सही चीज ये है, ऐसे करो, तो फिर वैसे करके हमें किया था। अब कोई माँ बाप भी मोबाइल पे लगे हुए हैं, एक ही बिस्तर पे, माँ अलग मोबाइल पे, बाप बच्चा अलग अलग है। मोबाइल पे, बच्चा जो साथ में लेटा हुआ है वो अपने मोबाइल या टैबलेट पे है। तो यही कहाँ हो से रहा फैमिली बॉन्डिंग होगी, कहाँ से एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी? है। बच्चे तो माँ बाप को ही देख के सीखते हैं ना। एग्जैक्टली। जब माँ बाप ही मोबाइल पे होंगे तो बच्चा क्या ही सीखेगा बिल्कुल उनसे? ऐसा ही है। और ये कल्चर हो चुका है। अब आप किसी घर में जाए ना, पहले ज़माने में ये होता था जहाँ बच्चे होते थे ना, वहाँ पे बड़ा शोर शराबा होता था, आपको पता चलता था जी इस घर में बच्चे हैं। अब बड़ी हैरानकुन बात है कि आप एक रूम में जाए, मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं ऑब्जर्वेशन सारी करनी पड़ती है, रिपोर्ट बनानी पड़ती है, तो हर तरह से उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो मैं ये भी देखता हूँ कि एक जगह मैं गया, वहाँ पे तकरीबन कमरे में 20 के करीब लोग बैठे थे, और वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पे 20 के 20 लोग अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर यूँ नज़रें टिकाए हुए बैठे हुए थे और मोबाइल फ़ोन को देख रहे थे, और किसी के दरमियान कोई बात नहीं हो रही थी और कोई कुछ नहीं था। ये है, बल्कि यहाँ तक भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि एक ही कमरे में बैठे हुए दो लोग जो हैं, अगर वो बात कर भी रहे हैं तो वो थ्रू किसी मैसेंजर के बात कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए। ये चीज़ अब डेवलप हो चुकी है।
तो उससे हम बहुत सारे मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं। जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि वाकई ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इज़ वेरी यंग, कि जब हम बचपन में जाते थे बाहर, अब ज़ाहिर है इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ, उनको सारे ब्रांड्स के बारे में पता है, उनके लोगोस के बारे में पता है, उनको ये पता है कि ब्रांड कहाँ से बिलोंग करता है, ईच एंड उनको एवरी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन न्यूज़ का पता होता है, पता हमें तो होता है। खबर ही नहीं होती थी दुनिया में क्या चल रहा है। चल क्या रहा है एग्जैक्टली 9 बजे जो कुछ देख लेते थे तो पता चल जाता था। वो भी एक सर्टन एज में आके जब ग्रेजुएट तक पहुंचे तब जाकर ये वो हुआ। तो ये डॉक्टर साहब चक्कर है। अब डॉक्टर साहब एक और बड़ा जो इशू इस वक्त है जो लाइमलाइट में है वो है ड्रग अब्यूज़ के हवाले से। और आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा कि इसमें एज ब्रैकेट में पहले ये होता था कि एक मेच्योर एज में होता था, शायद वो कोई प्रेशर की वजह से ड्रग अब्यूज़ की तरफ जाता था, मगर इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल है। ज़्यादातर यंगस्टर जो हैं और टीनेजर्स जो हैं वो उसमें आ चुके हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? इस स्प्रेड जो बढ़ता जा रहा है इसको कैसे आप देख रहे हैं? और फिर उनका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस, बड़ी एज में तो शायद जो उसके विड्रॉल्स हैं उसको हैंडल करना शायद आसान हो, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं अभी तक एक्सपीरियंस, बट यंग एज के अंदर अगर इसके विड्रॉल्स को अगर हैंडल करना होगा किसी के लिए तो कितना क्रिटिकल हो सकता है? व्हाट डू यू हैव टू से? ये मेरे लिए और मेरे अपने घर वालों के लिए भी आपने बड़ा हॉट टॉपिक छेड़ दिया आपने। ड्रग अब्यूज जो मैंने यंगेस्ट पेशेंट अब तक देखा है ना, वो है 13 इयर्स ऑफ एज। 13 इयर्स ऑफ एज का बच्चा, लड़का आइस कर रहा है। क्यों कर रहे हो? ऐसे ही। सही है। क्या करते हो करके? कुछ भी नहीं। मैंने कहा आइस कर रहे हो, आइस दिमाग को मतलब फुल एक्टिवेट करता है। क्या करते हो तब आइस करके? कुछ भी नहीं, बैठे रहते हो। मतलब कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। कैसे लगे आइस पे? ऐसे ही कोई पी रहा था, मैंने बोला मुझे भी ट्राई करा दो, कर लिया उसने ट्राई, कर लिया। वो बच्चा था, ही डिडंट नो एनी बेटर, उसको आदत लग गई। और फिर जब लोगों ने पिलाना छोड़ दिया, उसको पैसे देने पड़े, तो माँ बाप से पैसे लिए उसने चीज के, जाके उसने वो चीज ड्रग्स पे लगा दी। इस चीज में मैं बोलूंगा सबसे अहम किरदार माँ बाप का है कि अगर आप अपने बच्चे को पैसे दे रहे हैं, आप चेक एंड बैलेंस रखें। तुमने अगर मुझसे चिप्स के लिए पैसे लिए हैं कि मैं जाके चिप्स खरीदूंगा, क्या तुमने वाकई में वो चिप्स खाए? नहीं खाए। तुम अगर खा रहे हो, नहीं तुम बाहर जाके नहीं खाओगे, तुम लेके तुम घर आओगे, घर आके खाना, बाहर नहीं खाना। बाहर लोग सही नहीं है, माहौल तो हम सबको पता है कि बिल्कुल बाहर ऐसा का ही सही नहीं है कराची का। तो घर में आके बच्चे को खिलाए, चेक एंड बैलेंस रखे। बच्चे ले रहे के 1,000 रुपए दे दे हमें, 500 रुपए दे दे, किस बात के 1,000 रुपए, किस बात के 500 रुपए? एग्जैक्टली। और फिर माँ बाप भी ये नहीं सोच रहे कि हम बच्चे को दे रहे तो क्यों दे रहे। बच्चे ने ऐसी बहाना बना दिया, मैं निहारी खाने जाऊंगा मैं दोस्तों के साथ। अरे भाई तुम 13 साल के हो, तुम कैसे जाओगे दोस्तों के साथ निहारी खाने? एग्जैक्टली। तुम्हारे दोस्त कैसे जाएंगे वहां पे? बाइक पे जाएंगे तो वो भी गलत बात, बिल्कुल है। गाड़ी में जाएंगे वो भी गलत वो भी बात, गलत बात है। बस में जाओगे वो भी गलत वो भी बात। गलत है। 13 साल के बच्चे अनसुपरवाइज निहारी वाले तक पहुंच कैसे रहे कर रहे हैं? ये जो जितने कैबिन वगैरह होते हैं गलियों के कोने पे, ये भी नहीं देखते कि छोटा बच्चा कोई सिगरेट ले रहा है, बड़ा बच्चा ले रहा है, कह रहा चाहिए, हाँ ये लो पैसे उसके पास दे दिए उसको। ये भी नहीं। बिल्कुल। एक मेरी नज़र में ये भी एक बड़ा इशू हो गया, दिस इज अ सोसाइटल इशू, कि पहले के ज़माने में जब हम छोटे थे, अगर हम कुछ गलत करते थे, मोहल्ले वाले ने भी देख लिया, अगर उसने डांट दिया ना, कोई उससे बहस नहीं करता था। वो यही कहता था कि बड़े ने तुम्हें मना किया है, तुमने ही कुछ गलत किया होगा। आज के ज़माने में क्या होता है, सारे घर वाले लड़ने आ जाते हैं, तुमने हमारे बच्चे को कुछ बोला कैसे? अरे कुछ गलत कर रहे इसलिए तो बोला मैंने। अगर आप चाहते हैं कि वो गलत करे, कर ले। नहीं, हमारा बच्चा तो कर ही नहीं सकता। कैसे बोल सकते हो? तुम तो घर में बैठे हुए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। नहीं, कर ही नहीं सकता। चलो फाइन, योर चाइल्ड, योर फ्यूचर, मर्जी है आपकी भाई। बिल्कुल ऐसा ही है और यही हो रहा है। ये बहुत ज्यादा हो गया है कि सोसाइटी अब पहले दूसरे बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखती थी। आप किसी मोहल्ले में हैं, सारे बड़े मिलके, जो भी बाहर खड़ा हुआ है या बाहर बैठा हुआ है या कहीं रास्ते से गुजर रहा है, वो आपके बच्चों को भी देखेगा, अपने बच्चों को भी देखेगा, और आपके बच्चों को भी ऐसे ही देखेगा जैसे अपने बच्चों को देख रहे हैं। ये बच्चे ही तो हैं मुल्क के मुस्तकबिल, और कौन है? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तो अब तो वाकई स्कूल्स के अंदर भी ये हो चुका है कल्चर की, जैसे भी हम बात करते हैं, काफ़ी इसके ऊपर बात हो चुकी है कि ये चीज़ अब डेवलप हमने खुद ही कर दी है। अब क्या करें, इसका जिम्मेदार कोई बाहर तो नहीं है या दूसरे मुल्क को। हम हमेशा कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक बड़ा एक कॉमन आंसर यही है कि कोई भी इशू अगर आप पूछेंगे ना, सड़क क्यों खुदी हुई है, तो यहाँ पर वो कहते हैं वो फलाना मुल्क है जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है।
तो ये साजिश हम अपने खिलाफ खुद ही कर रहे हैं एक्चुअली, ख़ास तौर पे जैसे स्कूल्स के अंदर। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी इस चीज़ को हाईलाइट किया, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि बच्चा आज स्कूल में भी जा रहा है तो टीचर कोई अलाउ नहीं है कि उसको कुछ कह सके। और यहाँ तक मुझे टीचर्स ने बताया है कि बच्चों से अगर कभी कोई उनसे सख्ती से अगर पेश आया जाए तो आगे से वो ये भी कह देते हैं, इसमें उनको कोई झिझक महसूस नहीं होती कि हम आपको पैसे देते हैं, आप कौन होते हैं हमें डांटने वाले। यहाँ तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा दिया, बड़ी मेहनत करके हमारे पेरेंट्स ने यहाँ तक इस सूरत हाल को पहुँचा दिया है। तो जब ये कल्चर डेवलप होगा तो फिर हम ड्रग अब्यूज़ कैसे रोक सकेंगे, मुझे ये तो समझाएं ज़रा। जब स्कूल से और कहीं से अगर उनको नहीं रोका जाएगा या अगर उनको कुछ ना कहा जाएगा, उनके अंदर में ये खौफ नहीं होगा कि ये अगर मुझे देख लेगा तो मेरे साथ सख्ती से पेश आएगा, तो नतीजा आपके सामने फिर आप करते चले जाएं, चाहे कितनी आसानी से अवेलेबल हो। अगर ये कल्चर होगा कि उसके अंदर खौफ होगा, डर होगा, तो शायद इसको परस्यू नहीं करेगा। कर ही नहीं सकता, That's the उसमें point. डर खौफ इतना होगा उसमें। अब ये रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस और विड्रॉल्स जो होते हैं इसके, जैसे मैंने कहा कि अब ज़रा ये भी बताना ज़रूरी है कि कितना तकलीफ दे मरहला होता है। और फिर अभी तो जैसे फ़न में कर रहे हैं ना, ज़्यादातर मैं बच्चों से जब इंटरव्यू करता हूँ तो जो उसमें मिच्योर भी हैं वो कहते हैं हम फॉर द सेक ऑफ फ़न या एडवेंचर के लिए, हम क्योंकि एज ऐसी होती है तो इसके लिए आ गए थे और अब इसका जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच गए। जी डॉक्टर साहब, विड्रॉल्स पे बात थोड़ी सी हो। विथड्रॉल्स पे बात करते हैं। अडल्ट्स में आई वुड से इट्स अ बिट इजियर। अडल्ट्स में उनकी कोई ना कोई वजूहात होते हैं कि वो ड्रग्स कर रहे हैं, या तो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है, कोई बीवी छोड़ के चली गई या शौहर छोड़ के चला गया, बिजनेस में लॉस हो गया, कोई स्ट्रेस फैक्टर या कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ होता है लाइफ में कि दे टर्न टुवर्ड्स ड्रग्स। बच्चों में इस लिहाज से ज़्यादा मुश्किल होता है, और मैंने देखा है बच्चों में रिहेबिलिटेशन इज़ मोर प्रोन टू फेलियर, इस वजह से कि वो तो ऐसे ही कर रहे होते हैं ड्रग्स, मतलब दे हैव नो रीजन। नो रीजन, एग्जैक्टली नो रीजन। जब आपके पास रीजन नहीं है तो फिर आपको उसके रूट लेवल पे काम करने में थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। यू हैव टू गिव देम अ रिप्लेसमेंट कि उसकी जगह आप ये करो। अब वो रिप्लेसमेंट होता है ज्यादातर कोई ना कोई लाइफ गोल के, भाई तुम पढ़ो लिखो कुछ बनो जिंदगी में, एग्जैक्टली तुम्हें आगे जाके तुम्हें शादी करनी है, फैमिली संभालना है, एक मुल्क को आगे लेके चलना है तुम्हें। लेकिन वो उस लेवल पे जब कोई पूरी जिंदगी चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी कि बर्तन लगाओ दस्तरखान पे, ये खाना खा लिया, बर्तन उठा के किचन तक पहुंचाओ जी, अपने बर्तन कम से कम धो दो, मतलब छोटे मोटे काम हाँ, जैसे बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता करके सिखाते हैं, जब उन्होंने पूरी जिंदगी इस चीज को नहीं किया तो कहाँ अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को। बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों में रिहेबिलिटेशन इज मच हार्डर इन माय पर्सनल ओपिनियन देन अडल्ट्स। अडल्ट्स में फिर हो जाता है, वो अपने जिंदगी के काम में लग जाता है, हो जाता है। बच्चों में मुश्किल है। मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा आया होगा कि इसके जिसमें उसको पता होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। या जैसे मैंने स्टडीज़ के ऊपर देखा, कुछ बच्चों को मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि जी हमें स्टडीज़ का प्रेशर बहुत ले रहे हैं, जो कि ये अनजस्टिफाइड है, टेल यू कि हमें बर्डन ज़्यादा था, तो हमें अपने आप को ज़्यादा हाइपर एक्टिव रखने के लिए, प्रोएक्टिव रखने के लिए हमने इसको परस्यू किया। वो बहुत रेयर केसेस के अंदर हुआ है, बड़ी क्लासेस के अंदर भी रिसर्चर्स में कुछ ऐसे केसेस आए, लेकिन बहुत रेयर थे। बट ये जो अभी बच्चे जिनकी आप बात कर रहे हैं, दे हैव नो डायरेक्शन व्हाटसोएवर, कुछ नहीं पता उनको हम किधर जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं पता, बट ये कि वो लगे हुए हैं और सही बात बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो काउंसलिंग बड़ा मैटर करती है। और फिर ज़ाहिर है कि आपकी फैमिली ही एग्जाम्पल आपके लिए बनती है, आप बड़े भाई को, फादर को जो देखती है, तो उनको देखकर फिर वो अपना जो है वो डायरेक्शन सेट करती है कि मैंने एक्चुअली करना क्या है। यहाँ से भी हम अनफॉर्चुनेटली जो है वो बड़ा पीछे रह गए हैं कि हम उनको नहीं हेल्प आउट कर रहा है कि उसने अपना ऑब्जेक्टिव रखना क्या है, उसने अपना गोल कैसे सेट करना है, या उसका पोटेंशियल क्या है, हम डिस्कवर नहीं कर पा रहा है। और आई मस्ट से यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो पोटेंशियल लॉस हो रहा है, पोटेंशियल लॉस हो रहा है। अच्छा, हमारे हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक चीज़ स्टार्ट की है कि हमने रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी हमने स्टार्ट किया। उसमें जैसे यंग पेशेंट्स है या एडल्ट पेशेंट्स है या ओल्ड पेशेंट्स भी हैं, अगर उनकी एडमिशन ड्यूरेशन एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है तो हम उनको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसी एडमिशन के अंदर। उसमें हम उनसे एक्टिविटीज कराते हैं डिफरेंट टाइप की, ड्राइंग करवा ली, कलरिंग करवा ली, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करा दिया। उसमें हमें एक अंदाजा हो जाता है कि उसके इनेट टैलेंट किस तरफ लीन कर रहा है। फिर हमारे साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ पे वर्क करते हैं कि अच्छा ये इस तरफ लीन कर रहा है, तो उस एवेन्यू को एक्सप्लोर करते हैं। उस एवेन्यू को एक्सप्लोर करते करते दे कम टू एन एरिया कि अच्छा इस बंदे के पास ये टैलेंट मौजूद है।
उस फिर टैलेंट को हम निकाल के फिर जब हम माँ बाप को कहते हैं ना, कह रहे हैं आपको कैसे पता, ये तो बच्चे ने कभी किए ही नहीं, कि हमने टाइम लगाया है बच्चे पे, ऐसे पता चला है ऐसे हमें, पता अगर चला। आप टाइम लगा लेते आपको पता चल जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ख़ासतौर पे बच्चों के साथ वर्क करने की ज़रूरत है। अब ये नफ्सियात से जुड़े जो मसाइल होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर कुछ इसमें ऐसे इशूज़ होते हैं, चलें ड्रग्स को अगर एक तरफ रख भी दें, गैर ज़रूरी हाइपर एक्टिव होना बड़ा नॉर्मल हो चुका है। इसके अलावा आप वैसे जो बड़ी क्रिटिकल चीज़ें हो जाती हैं आगे, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ आ जाता है, कोई ADHD के साथ आ जाता है, लेकिन हम उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होते, और हम सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी होता है ना, वो बाबा होता है, उसके पास जो है वो जाते हैं, उसको तावीज़ के लिए, गंडे के लिए, और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, वो मेरे ख्याल में उसकी कोई एक ऐसी मिसाल नहीं होगी जिसमें जो उससे कोई रिजल्ट निकल सका होगा या काम बन गया होगा। जी, अब इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करना, डायग्नोसिस होना कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी ज़रा बताइए। ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये खैर मैंने तो पर्सनली मैंने एक्सेप्ट कर दिया कि दिस इज अ कल्चरल नॉर्म फॉर अस। जी। मैं इस चीज के लिए परेशान भी नहीं होता है कि पेशेंट आते हैं, मुझे एक दफा दिखाया, दवाइयों से फर्क हुआ, लेकिन उन्होंने जब खानदान में जाके बताया कि भाई हमारा बच्चा दवाई खा रहा है या फिर मेरा भाई दवाई खा रहा है, इस चीज के लिए कहता है दवाई, ये तो दवाई उल्टा पागल कर देगा, आप जी। इसको इस बाबा के पास लेके जाओ। जी। उन्होंने दवाइयां बंद की जिससे फायदा हो रहा था उनको, बाबा के पास लेके गए। बाबा ने भी क्या किया, उसने बोला आप मुझसे 60,000, आप मुझे 60,000 दे दो, मैं एक खास बकरा लाऊंगा जिसके अंदर से लाल खून निकलेगा, या फिर हाँ, कोई लीमू बिल्कुल काटूंगा ठीक जिसमें से लाल खून निकलेगा लीमू निकलेगा, के अंदर और ये से। मसला। लीमू में रुअफ़ज़ा इंजेक्ट किया, उसको काटा। उन्होंने बोला अरे ये तो वाकई में सही बोल दिया बाबा ने, उसको 60,000 दिए बाबा ने, उसका झाड़ा वाड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ उसका, फिर खराब होके वापस ही आता है। इस चीज पे मुझे कॉन्फिडेंस है, अगर जब खराब होगा ना पेशेंट, द एंड पर्सन जिसके पास हर कोई आता है वो है डॉक्टर। जी। तो मैं इस चीज पे बड़ा तसल्ली रखता हूँ कि मतलब चलो सही है, आपका अकीदा है, आपका बिलीफ है, आई विल नॉट फाइट विद योर बिलीफ, लेकिन आपको आना मेरे पास ही इवेंचुअली आएंगे इवेंचुअली आएंगे, डॉक्टर के इवेंचुअली पास ही। आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये समझाने का मकसद ये है कि फॉर से कि इस तरह की चीज़ें ना करें। सारी गिमिक्स हैं जिसका भी डॉक्टर साहब ने एक तस्करा किया, हमारे लिए शायद ये अंडरस्टैंड करना भी आज तक जो है वो बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, कि ये कैसे सब कुछ होता है। तो ये तो एक तरीका बताया, और बड़े माशाल्लाह तरीके हैं उनके पास, बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे किसी भी हवाले से, अच्छा फिर ये बच्चों के साथ जो कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं और नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होते, तो बेहतर ये है कि कंसल्टेशन इसमें की जाए। जैसे ADHD के हवाले से इनिशियली बच्चों को नहीं पता होता, हम समझते हैं कि ज़्यादातर बच्चों का रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो अर्ली एज में वैसा ही होता है कि वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, या फिर वो सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, बट लेटर ऑन जाके जब 7-8 साल की उम्र में पता चलता है तो फिर वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तो आपके ख्याल में क्या वैसे भी करना चाहिए जो अब नॉर्मलिटी हो, ख़ासतौर पर अगर कोई डाउन सिंड्रोम का या कोई इस तरह का भी इशू हो, तो पहले डॉक्टर से रिजू करें, किसी और जगह दिखाने से बेहतर है कि किसी नफ्सियात के डॉक्टर से मुआयना करवा ही लिया जाए? बड़ी हाँ करवा ले, पूछ ले, पूछने में क्या हर्ज बिल्कुल होता है। सही बात अच्छे है। खासे लोग होते हैं जो सिर्फ मशवरे के लिए आते हैं, हर जरूरी थोड़ी आप आए हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपको दवाई देगा। कितने ही लोग हैं जो आए, मैंने उनको बोला नहीं ये बिहेवियरल एज रिलेटेड इश्यूज है, बच्चा भी बालिग हो रहा है, माँ बाप को नहीं समझ में आया कि गुस्सा कर रहा है, एक्ट आउट कर रहा है, टॉक बैक कर रहा है, पहले तो कभी नहीं करते थे। उनको फिर समझाया कि देखिए ये थोड़ा सा एज रिलेटेड चीज है, इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोई नफ्सियात वाले इशू नहीं है, बस ये अपने एज के हिसाब से कर रहा है, आप थोड़ा सा वक्त दें, आपका हैंडल करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, आप रुजू करें साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास करें, थोड़ा फैमिली थेरेपी कराएगा, थोड़ा सा आप लोग को टेक्निक्स करेगा, थोड़ा बेहतर तरीके से वो आपको गाइड कर सकते हैं मेरे बनिस्बत, और फिर आप वो कर ले, कोई दवाइयों वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दफा चेकअप तो जरूरी होता है। ADHD में लेट्स टेक दैट एज एन एग्जांपल, अब बच्चे आते हैं कि हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है, सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ बच्चे की डेली रूटीन बताएं। अब इसमें अक्सर ये भी हो जाता है कि बच्चा पूरे दिन घर में बंद होता है, अब एक छोटा 4 साल का बच्चा, आपने उसको पार्क लेके ही नहीं गए, उसको उसकी एक्टिविटी, उसकी एनर्जी कहीं डाइवर्ट ही नहीं हुई। मैंने बोला कभी पार्क गया ही है? हाँ एक दफा गया था। जिस दिन पार्क गया था घर आके क्या हुआ था? सो गया था मैं।
मैंने बोला सो गया था तो पूरी नींद लेके सोया था वो। हाँ, मैंने वो उस दिन खाना भी सही खा लिया था, उसने कोई चिड़चिड़ाहट वगैरह भी नहीं किया। नहीं, हाँ उस दिन उसने नहीं किया था। मैंने बोला उसके बाद पार्क लेके जाना ट्राई किया आपने? नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं टाइम था। नहीं था। और थोड़ा सा टाइम निकाल के ट्राई कर लेते। वो फिर असेस करते करते अंदाजा हुआ कि इट्स जस्ट अ किड विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। उसको एनर्जी निकालने का कोई जरिया भी तो चाहिए। वो तो बच्चा है, उसको तो भागना है, उसको दौड़ना है, उसको खेलना है। उसको एक घर एग्जैक्टली। में, छोटे से घर में, एक छोटे से एरिया में इंक्लोज होके क्या करेगा? पहले क्या की तरह करेगा? बड़े घर थोड़ी है, सहन वाले घर, छोटे एग्जैक्टली छोटे से तो घर है। exactly. बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यू वेरी राइट कि पहले ये हुआ करता था कि बच्चा बाहर जाता था, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती थी खेलने की, तो उससे बहुत कुछ सीखता था। वो गिरता भी था, वो खड़ा भी हो जाता था। आज तो मैं देखता हूँ कल्चर ही हमारे यहाँ कुछ अलग हो गया है कि अक्सर मैं देखता हूँ बच्चा जैसे गिरा नहीं, फौरन से चार बंदे दौड़ कर, बल्कि अब तो माशाल्लाह हम लोग हाय एडवांस्ड हो हाय, गए हैं बच्चा गिर बंदे। रहा बच्चा गिर गया, चार बंदे आगे से आपने रखे हुए होते हैं कि इसको गिरने नहीं देना, जब गिरेगा ही नहीं तो फिर यही उसका। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप आए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की और बहुत सारी चीज़ें समझने का मौका मिला। आप लोगों को भी यकीनन मिला होगा, क्योंकि वो सारे मसाइल हैं जिसका हम सब कहीं ना कहीं सामना कर रहे हैं। बहरहाल सेगमेंट का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल होता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह